दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में साइंस का 4th चैप्टर, जिसका टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब बात आती है दोस्तों, ये क्लासेस किस लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूपीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है। पीसीएस हो, पीएचडी, टीएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है। टेट, सुपर टेट, सी टेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, ये क्लासेस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये यूपी बोर्ड, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम की साइंस पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने 4th चैप्टर को, जिसका टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। देखते हैं दोस्तों क्या है। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों में अत्यधिक महत्व होता है। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। पहला क्रियाकलाप क्या है। क्रियाकलाप आप लोग देख पा रहे होंगे 4.1। देखते हैं क्या है ये। सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग किया हो, उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। आप सुबह से किन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे खाने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, पहनने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं, उन वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं। टेबल की बना सकते हैं, कुर्सी की बना सकते हैं, घर में रखी हुई वस्तुओं की भी लिस्ट बना सकते हैं। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। अर्थात कौन सी वस्तु लोहे से बनी, कौन सी लकड़ी से, कौन सी प्लास्टिक से, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो लोहे और प्लास्टिक दोनों के मिक्सअप से बनी हुई, अर्थात दोनों चीजें उसमें लगी हुई हैं। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी के उपयुक्त स्तंभों में रखिए। ये दोस्तों रही सारणी। धातु से बनी वस्तुएं क्या हैं, उनको आप लिख सकते हैं। कांच, मिट्टी से बनी वस्तुएं क्या हैं, या अन्य कौन कौन सी वस्तुएं, उनको इस टेबल में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी हैं। देखिए दोस्तों, अब आप समझ लो कार्बन होता क्या है। अगर हम किसी वस्तु को जलाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु को जलाएं और जलाने पर उसमें काला पदार्थ निकल रहा है, तो वह कार्बन ही कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु को जलाएं, जलाने पर उससे काला पदार्थ या राख बचे, वह कार्बन ही कहलाएगी। जैसे प्लास्टिक को जलाओ, कार्बन बचता है। लकड़ी को जलाओ तो क्या बचता है, राख, कोयला बचता है। वह कार्बन का ही एक प्रकार का रूप होता है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं। कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा। क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं। आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, देखिए आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या, अर्थात आप वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हो। जैसे भोजन में आप क्या क्या खाते हैं, ठीक है। कपड़े, किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, बहुत प्रकार के कपड़े होते हैं। धोती कुर्ता भी होता है, पैंट सूट भी होता है, शर्ट पैंट भी होता है, लोअर टी शर्ट भी होता है, ठीक, फ्रॉक भी होती है, साड़ी भी होती है, सलवार सूट, ये सब कपड़ों के। और जैसे दवाओं की बात करें, दवाएं, विभिन्न प्रकार की दवाएं आती, पुस्तकें, पुस्तकों में बहुत प्रकार की विभिन्नता पाई जाती। आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, जो अपना शरीर है ये भी कार्बन ही होता है। जब इसे जलाया जाता है तो क्या बचता है, राख बचती, कुछ हड्डियां बचती हैं। तो ये भी एक प्रकार का कार्बन का ही रूप होता है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है, 0.03% उपस्थित होता है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट,
हाइड्रोजन कार्बोनेट कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। अगर आपसे पूछा जाए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है? 0.03% प्रेजेंट है। सबसे अधिक कौन सी गैस होती? नाइट्रोजन होती है 78% लगभग। एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो आप कह सकते हैं 78.8। इसके अलावा ऑक्सीजन है सेकंड नंबर। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है? 21%। कितनी होती है? 21% प्रेजेंट होती है। एग्जैक्ट पूछी जाए 20.9% प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है। तो दोस्तों, प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब है अपने पास कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि हमने चैप्टर सेकंड में आपको बताया है कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम है। चैप्टर थर्ड जो कि मैंने आपको पढ़ाया है कि आंकड़ों में सारणी 4.1 के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्थात सीधी बात आप एक समझे कि जो कार्बन होते हैं वो ज्यादातर अर्थात अधिकतम क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ एक को अपवाद छोड़कर, वो अपवाद अभी आगे आपको हम बताएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। अब आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए सारणी आप लोग देख पा रहे होंगे। सारणी है 4.1 कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। जैसे एस्टिक एसिड दिया गया है तो एस्टिक एसिड का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला समझे। CH3COOH। गलनांक क्या होता है? 290 केल्विन। जो केल्विन है यह तापमान की एक इकाई होती है। क्वथनांक देखिए 391 केल्विन दिया गया। क्लोरोफॉर्म देख सकते हैं, एथेनॉल देख सकते हैं, मीथेन। ये चार यौगिक दिए गए हैं, इनके गलनांक दिए गए, क्वथनांक इनको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग। क्लास 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों, वह कितनी होती है? वह होती है 6। देखिए आपको बताते हैं, ये रही कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितने संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के बारे में अब हम लोग जानकारी करेंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। देखिए क्या होता है, इसका जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो दो और 4 में से विभाजित करेंगे और यदि इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- रोडाइन बना सकते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्या दिया गया है। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+
C4+ धनायन बना सकते हैं। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। किसका है? जैसा कि पहले आपने क्या किया, अध्ययन किया है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। अब देखेंगे, देखिए अतः इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। अभी आपको मैं चित्र दिखाऊंगा 4.1। चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। ये रहा, ये है चित्र और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु और ये हीलियम। इस तरीके से इन्होंने साझेदारी किसकी की? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों जो इनके कोश थे अर्थात के वाले, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, इसलिए इनकी जो कक्षा है, ऑर्बिटल है, वो पूरी हो गई। और कितने इलेक्ट्रॉन की इन्होंने साझेदारी की? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की और H2 अणु निकलकर सामने आ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र 4.2 में दिखाया गया। अब आपको मैं दिखाऊंगा चित्र 4.2। देखिए बिल्कुल ये रहा। देखिए ये देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध। 2 इन्होंने परमाणुओं का जो साझेदारी की है उसके बीच जो बंध बनकर निकल आ रहा एकल बंध को इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। इन्होंने 2 अणुओं या परमाणुओं की जो साझेदारी की है उसके बीच जो बंध बन रहा है उसको एकल बंध कहते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। और दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी? तो क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इसका विन्यास बनकर आ रहा है 2 6 बनकर आ रहा है। कितना? 2 6 और 6 की जगह हमें उस कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। उसी की यह साझेदारी कर लेगा। देखते हैं
अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच द्विआबंध कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर द्विआबंध आपको ना समझ में आए तो आप समझ सकते हैं जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसे ही द्विआबंध कहते हैं हिंदी में। चित्र आपको दिखाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए, ये आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो। तब जाकर ऑक्सीजन का जो फार्मूला प्रदर्शित होता वह O2 बनकर प्रदर्शित होता है। क्या होता है? O2 बनकर यह प्रदर्शित होता है। देखिए, आराम से इसको देखें और इसे आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, क्या अब आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया हो? इस अणु में एक आबंध है अथवा द्विआबंध है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, अष्टक का मतलब क्या? अष्टक का मतलब होता है लास्ट वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। अष्टक का मतलब ही 8 होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इससे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता। त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसको इंग्लिश में कहते। जहां पर 3 बंध हो, 3 बॉन्ड हो, उसे त्रिआबंध कहते हैं। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया गया। बिल्कुल दोस्तों, ये रहा चित्र। देखिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तब जाकर देखिए त्रिबंध, देखिए N और N के बीच में आप लोग देख पा रहे हो क्या? 3 लाइनें हैं। ये 3 लाइनें ये प्रदर्शित कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसमें त्रिआबंध है, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इसी जगह 2 लाइनें होती तो वह प्रदर्शित करता क्या? डबल बॉन्ड, जिसे द्विआबंध हिंदी में कहा जाता। अगर एक लाइन होती तो उसे एकल बंध या इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 होता है। अमोनिया के अणु का जो सूत्र होता है क्या होता है? फॉर्मूला NH3 होता है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई? इन अणुओं में एक द्वि अथवा त्रि कौन सा आबंध होगा? अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, देखिए CNG जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका एक घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगर आपसे मीथेन का सूत्र पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती? 1 होती। चलिए अंडरलाइन करते हैं, ये रहा। और बाई चांस आपसे मीथेन का सूत्र पूछा जाए तो CH4। कार्बन चतुष संयोजक है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है, जैसा कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच में, किसके? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं।
सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतरा अणुक बल है वह दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, वह बहुत दोस्तों कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे संयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब आपको चित्र दिखाते हैं। ये रहा मीथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से इसने कार्बन की चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसीलिए इसका जो फार्मूला निकल कर आता है दोस्तों, वह निकल कर आता है CH4। कौन कहाँ हाइड्रोजन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और बीच में दोस्तों कार्बन रहा। तो इसलिए मीथेन का फार्मूला क्या हो गया, CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लें कार्बन के अपरूप के बारे में। देखिए क्या है, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। पूछा जा सकता है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हो हीरा भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है, क्योंकि ये कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आवंदन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन की 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए, अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्या, ये देखिए हीरे की संरचना। किसकी हीरे की संरचना दी गई, ये ग्रेफाइट की दी गई है, और ये कार्बन 16 की दी गई है, जिसको बंक मिस्टर फ्लेरिन की संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, बंक 16, क्या कहते हैं, C16 बक मिस्टर फ्लेरिन की संरचना भी इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक जो गुणधर्म है वह एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और दोस्तों कॉस्टली भी है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली बोत्सवाना में। अब आगे देखते हैं। देखिए, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया, उसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अधातुएं मैक्सिमम क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती, बट ग्रेफाइट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता। इस बात को आप लोग याद रखें, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। शुद्ध कार्बन की अत्यधिक उच्च दाब, क्या है, उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अवेदनीय होते हैं। अब देखिए, फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अनुवर्ग है। सबसे पहले C16 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बक मिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था, जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। कुछ क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने, अर्थात जो हमारा शरीर है ये कार्बन के यौगिकों से ही बना होता है। अर्थात इसको जलाओ तो क्या निकलती, राख निकलती, अर्थात काला पदार्थ ही बचता है या निकलता है। देखिए, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी, देखिए हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी
इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। देखते हैं कौन कौन से कारक देखे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन में फर्स्ट कारक। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ये इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आवंत से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवंत से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बताया गया आपको बता देते हैं। देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवंत से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आवंत वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वो सेटिस्फाइज होगा, क्या होगा? जहां पर एकल बंध होगा वह संतृप्त यौगिक कहलाएगा। जहां पर द्विबंध या त्रिआबंध होंगे वहां पर असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है। क्या है? जो सिलिकॉन है वह हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अपक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, अतः ये स्थायी होते हैं। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे सेकंड नंबर। देखिए क्या दिया गया है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और इसमें परमाणुओं की संख्या दोस्तों 6 होती है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। देखिए क्या क्या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब हम लोग देखें कार्बनिक यौगिक। देखिए दोस्तों, कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुर संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। देखिए दोस्तों, मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक मीथेन है। देखिए, जो कार्बन है एवं हाइड्रोजन से बनने वाला जो एक अन्य यौगिक है वह एथेन है, जिसका सूत्र दोस्तों C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को
एक आवंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, चरण फर्स्ट, चित्र 4.6 दिया गया, ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये रहा, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है, एक आवंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक का आवंत 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है, जिससे निम्न प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ये चरण 2 रहा। दोस्तों, इसको ध्यान से समझते जाएं और जानते भी जाएं। ये रहा चरण 2। और ये देखिए C2H6, कार्बन की संख्या कितनी? 2। 2 C आपको दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन आपको यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। तो ये एथेन का रासायनिक सूत्र है। किसका? एथेन का रासायनिक सूत्र है। C2H6 भी इसे कहते हैं। अब आगे देखेंगे। देखिए, एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को 4.6 C में दर्शाया गया। ये रहा एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को आप लोग देख पा रहे हो। देखिए, इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन आप लोग 6 गिन पा रहे होंगे, अर्थात H की संख्या 6 है, C की संख्या 2 इसमें दिखाई गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है? आप देखेंगे सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आवंत से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अपक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं? हम पहले जैसी चरणबद्ध विधि अपनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए चरण प्रथम दिया गया, फर्स्ट दिया गया है, एक आवंत के द्वारा जुड़े कार्बन आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको बता देते हैं। ये दोस्तों देख पा रहे होंगे। और चरण सेकंड में क्या दिया गया है? ये देखिए, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के साथ है। हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है चरण सेकंड में। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के बीच द्विआबंध हो, चरण थर्ड, जिससे हमें निम्न प्राप्त हो। देखिए चरण थर्ड, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बताते हैं। देखिए ये दिया गया है आपको डबल बॉन्ड, कार्बन दिया गया है, कार्बन के साथ द्विबंध है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 दिए गए, और जो कार्बन जुड़े हैं वह द्विबंध के साथ अर्थात डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। एथीन में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग चित्र 4.7 में देख पाएंगे। चलिए देखिए, एथीन की संरचना ये दी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसको देखें। एथीन की संरचना चित्र 4.7 में दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अगर C2H2 दिया जाए तो इसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आवंध आवश्यक हैं? कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रिआवंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं, तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आ गई दोस्तों पढ़ने की, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। क्या पढ़ेंगे? श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, शाखाएं पढ़ेंगे एवं वलय पढ़ेंगे। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2 तथा 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन की चर्चा की है। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। आखिरी वाले को डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक। और 9 को नॉन कहते हैं। इनमें से 6 के नाम तथा संरचना सारणी 4.2 में दिए गए हैं। सारणी, अब आप लोग देखेंगे सारणी, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं। मीथेन CH4,
संरचना आप देख पा रहे हैं एथेन C2H6, ये आप संरचना देख प्रोपेन C3H8, ये आप संरचना देख पा रहे हैं। दोस्तों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें आप लोग और ध्यान से पढ़ें, प्लस याद रखें, किसी भी एग्जाम्स में ये आ सकती है। ब्यूटेन C4H10 आप लोग देख पा रहे होंगे, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन दिए गए। पेंटेन C5H12 दिया गया, हेक्सेन C6H7। अगर इसी जगह हेप्टेन दिया गया हो, क्या दिया गया, हेप्टेन दिया होगा तो उसमें 7 हो जाएगा। ऑक्टेन 8 कार्बन हो जाएंगे और नॉन दिया गया हो तो उसमें C9 हो जाएंगे। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। ये देखिए चित्र 4.8, 2 संभावित कार्बन कंकाल देख पा रहे होंगे, ये रहे आपके। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? C4H10 सूत्र में 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु है। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है। क्या है? समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा उसकी संरचना निम्न है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग संरचना देख पा रहे होंगे। चित्र 4.9 साइक्लोहेक्सेन की संरचना, कार्बन कंकाल और संपूर्ण अणु। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, C6H6 बेंजीन की संरचना दी गई है। इसमें कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। कार्बन आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं डबल बॉन्ड से, कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आवंत होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एल्केन क्या कहलाते हैं और एल्कीन क्या कहलाते हैं। एक या अधिक त्रिआवंत वाले एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे इसमें क्या दिया गया, मुझसे दोस्ती करेंगे। ये भी टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किससे किससे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आवंत बनाता है। सल्फर के साथ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह, जिनको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक अर्थात फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रकारात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। अब आप लोग दोस्तों देखेंगे, टेबल देख पा रहे होंगे आप लोग, कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। देखिए विषम परमाणु Cl, और Cl क्या है, Br है, और यौगिकों का प्रकार हेलो, क्लोरो, ब्रोमो या एल्केन। अब बात करें प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला, तो Cl हो जाएगा, Br हो, हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रस्तापित। ऑक्सीजन तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, क्या है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए अल्कोहल का OH होता है,
ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप समझ लें आराम से। अल्कोहल OH एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे CHO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CHO भी कहते हैं। अब बात करें कीटोन की, तो कीटोन जो होता है दोस्तों, उसे प्रदर्शित किया जाता है CO से। कार्बोक्सिलिक को COOH से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ सिंगल बॉन्ड है, कहाँ डबल बॉन्ड है, इसको आप लोग जरूर देख लें। अब पढ़ेंगे समजाति श्रेणी। क्या देखेंगे? अब दोस्तों देखेंगे समजाति श्रेणी। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजाति श्रेणी कहते हैं। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजाति श्रेणी को देखेंगे यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों को सूत्रों को देखें। जैसे बिल्कुल दोस्तों, अब देखते हैं CH4 तथा C2H6, इनमें एक CH2 है, इकाई का अंतर है। C2H6 तथा C3H8, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आगे आप देखते हैं अगले युग्म प्रोपेन। प्रोपेन मतलब प्रोपेन का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वह होता है C3H8। क्या होता है? C3H8। एवं ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10 में क्या अंतर है? ठीक है। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12U होता है तथा हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1U होता है। इसी प्रकार एल्कीनों की समजाति श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। क्या है? पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8 तथा C5H10 है। क्या इनमें भी C2 का कोई इकाई अंतर है? क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? अल्कीनों का जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? इसको आप लोग ध्यान रखें। एल्कीनो का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेट दें, अब साफ दिख रहा है। और जहाँ आप n की वैल्यू 2, 3, 4 जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्या आप इसी प्रकार अल्कीनो तथा अल्काइनों के समान सूत्र बना सकते हैं? जब किसी समजाति श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजाति श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप देख सकते हैं 4.2। क्या 4.2 देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या है? सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। जैसे क्या दिया गया ए नंबर में CH3OH तथा C2H5OH और बी में C2H5OH तथा C3H7OH और सी में C3H7OH तथा C4H9OH दिया गया। क्या इन तीनों में कोई समानता है? बिल्कुल दोस्तों है। एक परिवार तैयार करने के लिए इन अल्कोहलों को कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना तथा इनका एक समजाति श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। क्या पढ़ेंगे? जिसे IUPAC भी शॉर्ट में कहते हैं। क्या कहते हैं? IUPAC भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। देखिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजाति श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक
कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्राकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए, उपसर्ग आगे है, प्रत्यय पीछे लगता है। इस बात को आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में और आप लोग जानते भी होंगे। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए अल्कोहलों के नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल। निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामांकन किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर देखिए, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। प्राकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। अब देखेंगे, यदि थर्ड नंबर देखेंगे फिर से, यदि प्राकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया हो तथा यदि प्राकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ होता है। ये क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे स्वर इंग्लिश के दिए गए हैं। तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जा सकता। प्रोपेन, तो ई हटाकर क्या कर देंगे? प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनॉन, प्रोपेन ऑन, प्रोपेनॉन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोपेनॉन इसको कहेंगे। अब देखिए, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी 4.4 के अनुसार ई या वाई से प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात हटाते हैं। जैसे द्विआवंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी तथा त्रिआवंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रोपाइन कहलाएगी। देखिए, सारणी 4.4 कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यौगिकों का प्रकार, हेलो एल्केन जैसे पूर्व लग्न या अनुलग्न, तो पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आदि। उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्लोरोप्रोपेन क्या है? क्लोरोप्रोपेन है, Cl इसमें जुड़ा है। अगर Br जुड़ा होता तो ब्रोमो प्रोपेन इसको कहते हैं। अब अल्कोहल देखो, तो इसमें क्या पीछे जाकर जुड़ता है? OL जुड़ता है। तो जब इसमें C3H6 इसमें दिया गया CH3H5OH फार्मूला बनेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे एल्डिहाइड हो तो Al जोड़ जाएगा, प्रोपेनल या प्रोपेनल भी इसको कहते हैं। कीटोन ONE जुड़ जाता है आखिरी में, प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको कहते हैं, ओइक एसिड जोड़ता है, जैसे प्रोपेनोइक एसिड या अम्ल। एल्कीन देखिए, एल्कीन में क्या होता है? ENE जुड़ जाता है तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। अब एल्काइन देखें तो एल्काइन में क्या होता है? YNE, तो प्रोपाइन बन जाता है। क्या होता है? प्रोपाइन दोस्तों बन जाता है। इसको एक बार और आप लोग देख लें और विधिवत समझ लें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सारे के सारे नामांकन करने में आपको सुविधा मिलेगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUPAC भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ें और स्वयं करें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणसूत्र। क्या है? कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणसूत्र हैं। देखिए, इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूंकि क्या है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर ले। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। दहन मतलब होता किसी भी वस्तु को जलाना। अब देखो, दहन अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अपक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में दिया था। देखिए दोस्तों, ये दिए गए हैं C+O2 CO2 ऊष्मा एवं प्रकाश। अब देखिए सेकंड में CH4+O2 CO2+H2 ऊष्मा एवं प्रकाश निकला। ऐसे ही आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आगे देखेंगे,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। ध्यान रखिएगा, इसको पहचानने का तरीका है दोस्तों, जनरली इसे आप भौतिक रूप से पहचान सकते हो। अगर संतृप्त हाइड्रोजन से कैसी स्वच्छ ज्वाला निकलेगी और असंतृप्त हाइड्रोजन से काले धुएं वाली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर किसकी पर तस्तरी पर कज्जली निक्षेपण होगा। कज्जली मतलब होता काजल दोस्तों, काले रंग का एक बहुत महीन पदार्थ होता है। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस कैरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख प्रदूषक होते हैं। अब बात करें क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिएगा कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होगा। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी-कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ खुद करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण में देखेंगे प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अपक्रिया का अध्ययन किया है। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अपक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ये आप एक रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे? CH3CH2OH क्षारीय के MnO4 प्लस ऊष्मा अपॉन बटे में -2 के बटे है अम्लीकृत प्लस K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा प्रोडक्ट बनना CH3COOH। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ तक इसको आप लोग देख सकते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। अब देखिए संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया में क्या होता है? पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपक्रिया क्या होती है? भिन्न दर से आगे बढ़ती, जो अपक्रिया को प्रभावित नहीं करते। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः देखो क्या है निकेल निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अपक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हो, इसको एक बार देख लें और समझ लें। आपने देखा
होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः क्या होता है? साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। अब देखेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रतिस्थापन अपक्रिया देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होता है। क्या होता है? अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अपक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसकी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजाति एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। CH4 प्लस Cl2, ये रिएक्शन आप लोग जरूर देख लें। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही CH3Cl प्लस HCl का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक क्या होता है? एक अच्छा विलायक होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक अच्छा विलायक होता है। इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। ध्यान रखिएगा, किसमें किसमें उपयोग होता है? टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि में उपयोग होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर नशा आ जाता है। बाई चांस पूछा जाए नशा किससे आता है, तो तनु एथेनॉल होता है। ठीक है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर यह प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती है दोस्तों, कि नहीं। अब देखेंगे एथेनॉल की अपक्रियाएं। देखिए, एथेनॉल की अपक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बात है। सोडियम के साथ अपक्रिया, तो जैसा कि आप लोग रिएक्शन देख पा रहे होंगे, सोडियम के साथ जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम एंथोक्साइड बना। क्या बना? CH3CH2O नेगेटिव Na प्लस बना जाके। अल्कोहल सोडियम से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर दिया गया था। एथेनॉल के साथ अपक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है? अब देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अपक्रिया। 443 के तापमान पर एथेनॉल को क्या करना है? आप लोग बताइए दोस्तों। एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, उससे क्या हो जाता है कि पानी खत्म कर दिया जाता है। जैसा कि रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे। इस अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में काम आता है, जो एथेनॉल से जल को अलग करता है। सजीवों पर क्या पड़ता है? इससे स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहती है। ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। किसके? एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म देखेंगे। देखिए, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एस्टिक अम्ल भी कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एस्टिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। बाई चांस पूछा जाए कि जो प्योर एथेनोइक एसिड होता है उसका गलनांक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि 290 केल्विन होता है।
और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अवलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों की विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं? पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग एथेनोइक अम्ल की अपक्रियाएं। क्या देखेंगे दोस्तों? एथेनोइक अम्ल की अपक्रियाएं देखने का वक्त आ गया है। एस्टरीकरण अपक्रिया एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अपक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अपक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एथेनोइक अम्ल कहाँ दिया गया है और इसमें कौन से क्या प्रोडक्ट। देखिए एथेनोइक अम्ल CH3COOH है प्लस CH3CH2OH एथेनॉल है और अम्ल, और ये दोनों जो एरो आप देख रहे हैं ये बोथ साइड रिएक्शन हो रही, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। CH3COOCH2 बनेगा और सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा तो एस्टर जाकर बनेगा प्लस H2O वाटर लास्ट में निकलेगा। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने, इत्र मतलब जो आप लोग सेंट वगैरह परफ्यूम यूज करते हैं, एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अपक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये देखिए एक रिएक्शन और आप लोग दोस्तों इसको देख सकते हैं। CH3COO C2H5NOH की प्रेजेंट में C2H5OH प्लस CH3COO बनता है। देखिए क्षारक के साथ अपक्रिया में क्या होता है? खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अपक्रिया करके लवण जिसको सोडियम एथेनोइट तथा सोडियम एसिटेट बनाते हैं। ये दोस्तों इसकी रही रिएक्शन, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अपक्रिया करता है जानने के लिए आइए कुछ देखते हैं। देखिए अब देखो इसको, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अपक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं। ये दोनों दोस्तों रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न दिए गए इनको आप समझ सकते हैं। साबुन और अपमार्जक, ठीक है, ये देखिए दोस्तों इसका चित्र दिया गया है, आप लोग इसके देख सकते हैं। मिसेल का निर्माण, ठीक है, क्या होता है? मिसेल का निर्माण। देखिए इसमें क्रियाकलाप 4.10 देख लेते। दोनों में से एक एक बूंद तेल डालिए एवं उन्हें ए तथा बी नाम दीजिए। परख नली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परख नलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परख नलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों परख नलियों को स्थिर रखिए एवं फिर उस पर ध्यान दीजिए। क्या तेल की परत अलग हो जाती है? ऐसा किस परख नली में पहले होता था? इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल क्या होता है? तैलीय होता है और आप जानते हैं कि तेल में पानी अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। चित्र 4.12 जहां अणु एक सिरा तेल कण की और तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसमें पानी में क्या होता है? इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते। चित्र 4.13 में आप देख चुके हैं। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हो जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने में मदद करता है? देखिए
आइए थोड़ा बहुत मिसेल के बारे में भी पढ़ते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के, देखिए आप इसको चित्र को भी देखें, जलरागी सिरा क्या, जल विरागी सिरा क्या है। साबुन जलविरागी सिरा और चिकनाई अथवा अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में पूछ दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका रासायनिक आयनिक सिरा गुच्छे की क्या होता है, सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलेन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन की मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। कुछ क्रियाकलाप हैं, इनको आप स्वयं देख सकते हैं। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अपक्रिया करता है। आपको बताते हैं किससे अपक्रिया करता है। ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अपक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार की यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड क्या होता है, बोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वे कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में किया जाता है। कुछ क्वेश्चन है, इनको पढ़ सकते हैं। अब वक्त आ गया दोस्तों, आपने अब तक जो पढ़ा है उसे रिवाइज करने का। देखिए पढ़ते हैं। कार्बन एवं सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति के कारण ये कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखा युक्त या वली किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अविलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकाला जाता है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर अर्थात ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और ये 10th क्लास का 4th चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और इसी तरीके की क्लासें आपको कंटिन्यू चाहिए तो आपको करना क्या है, इस क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।